नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपनी बीए प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य की तृतीय इकाई का अध्ययन करेंगे। तृतीय इकाई है, उसका सिलेबस रहेगा इस प्रकार से: आदिकाल की परिस्थितियां, नामकरण, सीमांकन, कवि एवं काव्य रचनाएं, काव्य प्रवृत्तियां व उपलब्धियां। ध्यान रखिए, ये बीए के आधार पे जिस प्रकार से इनका सिलेबस निर्धारित है उसी के आधार पे ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न अपने आता है, आदिकाल की समय सीमा है। तो आदिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। आदिकाल में भारतीय परिस्थितियां कैसी थी? तो उस समय भारत की परिस्थितियां थी उथल पुथल वाली और भारी आक्रमणों की परिस्थितियां थी। और राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल कैसा था? तो राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल युद्ध व अशांति का युग था। किस सम्राट की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों में बंट गया? तो उत्तर भारत सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में छोटे छोटे राज्यों के अंदर बंट चुका था। राजपूत राजा मुगलों से निरंतर युद्ध करते करते हो गए, क्या हो गए? शक्तिहीन हो गए। कई बार राजपूत राजा आपस में ही युद्ध करते थे। किस लिए करते थे? केवल अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए। सिर्फ शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े वो आपस में युद्ध करने लगते थे। आदिकाल का समय विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक किसने 1075 तक माना है, जिसे कहते हैं अपने राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक। 10वीं शताब्दी में किस आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। 12वीं शताब्दी में कौन सा आक्रमणकारी भारत आया? तो मोहम्मद गोरी आया। बाहरी यमन शक्तियों का प्रभाव पड़ा कौन से भाग पर? पश्चिमी व मध्य भारत के ऊपर यमन शक्तियों का प्रभाव पड़ा। आदिकाल के प्रारंभ में मुगलों ने अधिकार किया कौन से क्षेत्रों पे? दिल्ली, कनौज, अजमेर। ये जो सारे क्षेत्र हैं वो आदिकाल के अंदर प्रभावित हुए। और जब आदिकाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ तो हमारा हिंदी साहित्य है, तत्कालीन साहित्य है, वह भी प्रभावित हुआ, क्योंकि एक नई संस्कृति का समावेश हुआ। और जैसे ही एक नई संस्कृति का समावेश होता है तो तत्कालीन साहित्य भी प्रभावित होता है। ये जब पूरे के पूरे प्रश्न आपको पूरे सिलेबस के आधार पर ही इसके अंदर दिए गए हैं, जिनका अध्ययन आप निरंतर करें। 8वीं से 14वीं शताब्दी का समय कैसा था? युद्ध का था, संघर्ष का था और अशांति का था। आदिकाल में राष्ट्रीय भावना कैसी थी? बिल्कुल ही संकुचित राष्ट्रीय भावना थी, यानी कि छोटे छोटे राजा थे वही अपने को एक राष्ट्र और देश मानते थे। आदिकाल के ऐसे अराजक वातावरण में कवियों की क्या भूमिका रही? कवियों की क्या भूमिका रही? कुछ ने तो युद्ध व तलवार के गीत गाए व कुछ ने हठ योग साधना की, यानी कि कवि थे कुछ तो राजाओं के दरबार में चले गए और कुछ लोग थे जो साधु संगत की सेवा में चले गए और लोगों को मार्गदर्शन करने लगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल में क्या हुआ? अनेक धार्मिक मतांतर सामने आने लगे, यानी कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अनेक मतों का उदय भी हुआ। भारतीय धर्म साधना में आदिकाल में कैसी थी? भी उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक धर्म के साथ कि कौन से धर्म राजपूतों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे? तो कौन से धर्म थे? तो जैन व बौद्ध धर्म। राजपूत राजाओं ने बौद्ध व जैन धर्म क्यों नहीं अपनाया? अहिंसात्मक होने के कारण, क्योंकि राजपूत राजाओं को तो हिंसा करनी पड़ती थी, युद्ध करने पड़ते थे। राजपूत राजाओं पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से धर्म का पड़ा? तो शैव धर्म का पड़ा। आदिकाल में किस नए संप्रदाय का उदय हुआ? तो एक नाथ संप्रदाय का हुआ। तो नाथों की संख्या कितनी है भाई? आप लोग बता सकते हो। नाथों की संख्या 9। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदाय प्रमुख रूप से अपना प्रभाव जमाने हेतु प्रयासरत रहे कौन से? सिद्ध, नाथ और जैन। सिद्धों की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से विकृत होकर वज्रयान बना और ये ही आगे चलकर क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। इस समय धर्म ने अपने वास्तविक आदर्श को छोड़कर क्या अपना लिया था? तो धर्मों ने अपने वास्तविक आदर्श को छोड़कर बहुत सारे आडंबर, चमत्कार प्रदर्शन, भोग विलास आदि के भाव अपना लिए थे। आगे है, 12वीं शताब्दी में सिद्धों की प्रतिक्रिया में किस संप्रदाय का उदय हुआ? तो नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। अभी मैंने बताया था नाथों की संख्या कितनी थी? 9। नाथ संप्रदाय ने अपनाया संयम व सदाचार को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय ने बल किस पे दिया? योग साधना पे। ये आपको विकल्प देकर प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो उसके अंदर आपको उत्तर देने होंगे। नाथ संप्रदाय ने विरोध किया किसका? वर्ण व्यवस्था का किया और आडंबरों का किया। आदिकाल में गुजरात क्षेत्र में किस मत का प्रभाव था? तो जैन मत का प्रभाव था। जिस समय भारतीय बौद्ध जैन नाथ धर्मों में विकृतियां पैदा हो रही थी उसी समय एक बाहरी धर्म भारत में प्रवेश किया। उस धर्म का नाम था मुस्लिम धर्म। धार्मिक आडंबरों से आदिकाल का वातावरण कैसा हो गया था? दूषित हो गया था। आदिकालीन साहित्यकारों की मानसिकता कैसी थी भाई? खंडन मंडन वीरता व श्रृंगार की मानसिकता थी। समाज में किस वर्ग का प्राधान्य था? तो समाज में उस समय क्षत्रिय वर्ग का प्राधान्य रहा। राजा अपने वीरत्व को भूलकर किस में विलीन हो गए? भोग विलास में विलीन हो गए। आदिकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं को क्या समझा जाता था? केवल वस्तु, कौन सी? भोग की वस्तु ही समझा जाता था। इस समय समाज में कौन सी कुप्रथा अधिक प्रचलित थी? तो सती प्रथा, जिसने समाज के अंदर क्या है? कोढ़ का रूप धारण कर लिया था, बीमारी का रूप धारण कर लिया था। आदिकाल में साहित्य रचना की 3 धारा बह रही थी, कौन कौन सी?
परंपरागत संस्कृत साहित्य, प्राकृत अपभ्रंश साहित्य और हिंदी धारा में साहित्य, ये आदिकाल के अंदर तीन धाराएं बह रही थी। कौन कौन सी भाई? ये आदिकालीन साहित्य की तीन धाराएं हैं, परंपरागत संस्कृत साहित्य धारा, प्राकृत अपभ्रंश साहित्य धारा और हिंदी धारा में साहित्य। 9वीं से 11वीं सदी में साहित्य के केंद्र बिंदु कौन रहे? कौन से स्थान रहे? कनौज और कश्मीर। आदिकालीन साहित्य के प्रमुख कवि थे आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, कुंतक। ये आदिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। देसी भाषा हिंदी में साहित्य रचना करने वाले कहलाए कौन? चारण और भाट कहलाते थे। चारण व भाटों ने अपने साहित्य में राजाओं की प्रशंसा की, अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया राजाओं ने। जैसे पृथ्वीराज रासो के अंदर अपने देखते हैं चंद्रवदाई बढ़ा चढ़ा के वर्णन करता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में कौन सी नीति अपनाई? संकीर्ण दृष्टिकोण और धर्मांधता की नीति अपनाई, यानी कि धर्म के आधार पर उन्होंने भारतीयों का शोषण किया। भारतीय संस्कृति के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का कार्य किसने किया? मुगल आक्रमणकारियों ने। आक्रमणकारी इतिहासकार अल-बरूनी के अनुसार, ये जो आक्रमणकारियों के साथ आया हुआ एक इतिहासकार था अल-बरूनी, ने भारतीय कला के लिए क्या कहा कि हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान थे। मुसलमान जब हिंदू मंदिरों को देखते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे न वर्णन कर सकते थे और न ही वैसा बना सकते थे। यानी कि ये खुद अल-बरूनी कहता है भी ये कारण रहा जिसके कारण इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों मठों को तोड़ दिया। मुस्लिम संस्कृति, फिर लिखा है भी मुस्लिम संस्कृति के भारत आगमन का प्रभाव किस पे ज्यादा पड़ा? भारतीय संस्कृति पे प्रभाव पड़ा। आदिकालीन भारतीय संस्कृति का मुस्लिम प्रभाव से क्या हुआ कि भारतीय जो संस्कृति थी वो पतन की ओर जाने लगी। मुस्लिम संस्कृति से और क्या प्रभावित हुआ? भारत का संगीत, भारत की वस्तुकला, भारत के त्योहार इससे प्रभावित हुए। आदिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है, क्योंकि ऐतिहासिकता कम है और इसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन अधिक मिलता है। आदिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी कमी है साहित्य में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव होना। आदिकालीन अधिकतर रासो साहित्य कैसा है? अतिशयोक्ति से भरा हुआ है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के इनका वर्णन मिलता है। रासो साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन है, क्योंकि क्या कारण है भी सजीव वर्णन मिलता है? क्योंकि रासो कवि इस समय युद्ध मैदान में उपस्थित रहते थे। जैसे अपने चंद्रवरदाई का उदाहरण ले सकते हैं जो स्वयं युद्ध मैदान में तत्पर रहता था। आगे है चारण कवि केवल कलम के ही धनी नहीं थे और क्या थे? साथ में युद्ध करने भी जाते थे। चारण कवियों ने अपनी रचनाओं में वास्तविक युद्ध वर्णन के साथ साथ योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं, क्रियाकलापों का भी वर्णन किया है। आदिकालीन रासो कवियों की प्रामाणिकता है संदिग्ध है, विप्रमाणिक नहीं माने जाते ये पूरी तरह। आदिकाल की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के लिए क्या कहा है कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ जाली ग्रंथ है, यानी कि शुक्ल ने इसे जाली ग्रंथ का रूप माना है। आदि ग्रंथों की प्रामाणिकता पर संदेह का कारण क्या है? आदिकाल से वर्तमान तक आते आते इनके अंदर अनेक अंश जोड़े गए हैं, इसके कारण ये संदिग्ध लगते हैं। आदिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता रही? आदिकाल के अंदर वीर रस की प्रधानता रही और श्रृंगार रस की रही। या तो वीर रस जैसे पृथ्वीराज रासो में, अगर विश्वदेव रासो की बात करें तो श्रृंगार रस प्रधान रहा। आदिकालीन साहित्य में नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ हमें क्या मिलता है? व्यसंधि, षठ ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन भी मिलता है। आश्रयदाता की प्रशंसा करते समय चारण कवियों ने रूप अपनाया कैसा? अपने नायक का चरित्र श्रेष्ठता, प्रतिपक्षी नायक राजा की हीनता, यानी कि जिस कवि ने अपने राजा के लिए लिखा उन्होंने अपने राजा को तो श्रेष्ठ बनाया और सामने वाले व्यक्ति को खलनायक बना दिया। आदिकालीन साहित्य एक समय में राष्ट्रीय भावना संकुचित थी। साहित्यकार छोटे से राज्य को क्या मानते थे? राष्ट्र देश मानने लगे थे। संपूर्ण भारत को राष्ट्र के रूप में देखने का इनमें क्या था भाई? अभाव। ये देख ही नहीं पाए भी पूरा भारत एक देश है, ये केवल अपने छोटे से राज्य को ही देश मानने लगे। भारत के छोटे छोटे राजा विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए क्योंकि क्षुद्र अहंभाव एवं एक दूसरे के प्रति अविश्वास के कारण। आदिकालीन साहित्यकारों ने साहित्य लेखन में क्या किया है भी? कल्पना का अधिक प्रयोग किया है। कल्पना का अधिक प्रयोग होने के कारण का साहित्य कैसा हो गया भाई? संदिग्ध हो गया। कल्पना का प्रयोग करने से साहित्य में ऐतिहासिक सत्यता का अभाव हो गया। आदिकालीन साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त छंद कौन से है भाई? दोहा है, गाथा है, तोमर है, रोला है, उलाला है, छप्पे है, कुंडली है। इन्होंने छंदों का प्रयोग कैसे किया भाई? भाव प्रदर्शन के लिए किया है केवल। आदिकालीन साहित्य की भाषा शैली थी भाई डिंगल और पिंगल। पिंगल भाषा का रूप किससे बना है भाई? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपभ्रंश व ब्रज भाषा के रूप मिले जुले रूप को पिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश व राजस्थानी के रूप को डिंगल कहते हैं। चारण कवियों ने अलंकारों का सहारा क्यों लिया? अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए लिया। छंदों की विविधता के कारण चंद्रवरदाई को क्या कहा जाता है? इसे छंदों का सम्राट कहा जाता है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी देन है? तत्कालीन युग की परिस्थितियों की देन है। आगे है आदिकालीन साहित्य की समस्या है कि आदिकाल के नामकरण की। हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन 4 भाग में किया गया है। शुक्ल के अनुसार आदिकाल का नाम क्या दिया? शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल दिया और समय दिया 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक।
शुक्ल के अनुसार पूर्व मध्य काल को क्या नाम दिया गया? भक्ति काल नाम दिया। समय 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? रीतिकाल। विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900। शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का नाम दिया गया गद्य काल। विक्रमी संवत 1900 से विक्रमी संवत 1984 तक। जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल को नाम दिया चारण काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। आचार्य विश्वनाथ ने आदिकाल को क्या कहा? वीर काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया? आदिकाल ही दिया। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। मिश्र ने क्या दिया? आरंभिक काल कहा। रामकुमार वर्मा ने संधि व चारण काल कहा। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल कहा। ये महत्वपूर्ण है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। वहीं सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। राजा भोज या मुंज को मानते हैं। वहीं आचार्य शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि किसको मानते हैं? चंद्रवरदाई। ध्यान रखना, शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि तो राजा भोज या मुंज को मानते हैं, जबकि महाकवि चंद्रवरदाई को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम कवि सरहपाद है, जिसे सरहप्पा भी कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त साली भद्रसूरी को मानते हैं। 1184 ईस्वी प्रथम कवि मानते हैं नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। मिश्र बंधु, नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सभी हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को मानते हैं। और ये आपको बता दूं, सरहप्पा हिंदी के सर्वमान्य प्रथम कवि माने जाते हैं। बचन सिंह हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को मानते हैं। शिव सिंह सेंगर हिंदी भाषा का प्रथम कवि पुष्पदंत को मानते हैं। गारसा देवतासी हिंदी का प्रथम कवि अंगद को मानते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी का प्रथम कवि जोइंदू को मानते हैं। और सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद है। और सरहपाद ने 769 ईस्वी में दोहाकोश की रचना की। हिंदी भाषा का प्रथम सर्वमान्य रचना कौन सी है? श्रावकाचार। ये रचना का नाम है भी श्रावकाचार। और प्रथम कवि सरहप्पा। श्रावकाचार के रचयिता देवसेन, जो रचना है 933 की। श्रावकाचार रचना में वर्णन मिलता है जैन लोगों की गृहस्थ जीवन। हिंदी साहित्य में आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? हिंदी साहित्य में आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और राजस्व साहित्य। सिद्धों की भाषा थी संध्या भाषा। जैन मत का प्रचार हिंदी भाषा के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। हिंदी भाषा का प्रथम रास ग्रंथ पंच पांडव चरितरास। मुन्नी जिन विजय ने रचना की भरतेश्वर बाहुली रास की। प्रज्ञा तिलक रचना है कछोली रास की। हिंदी साहित्य में फागु काव्य परंपरा देन है जैन कवियों की। फागु का अर्थ होता है बसंत ऋतु का काव्य। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। आदिनाथ को माना जाता है भगवान शिव को। नाथों में नागार्जुन को क्या माना जाता है? रसायनी। कनफटा योगी किसे कहते हैं? नाथों को। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में 69 सम्य है व 68 छंद। कवि दलपत विजय की रचना है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है अभी सारी की सारी। कवि दलपत विजय की रचना मानरासो। नरपति नालय की रचना विशलदेव। जगनीक की रचना परमाल रासो, आलयखंड इसी का भाग है। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। केदार की रचना जयचंद प्रकाश। मधुकर की रचना जय मयंक जस चंद्रिका। सारंगधर की रचना हमीर रासो। नल सिंह की रचना विजयपाल रासो। श्रीधर की रचना रनमल छंद। रोड़ा की रचना राउल वेल, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। दामोदर शर्मा की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर। कवि आस्कू की रचना चंदन बाला रास। जिन धर्मसूरी की रचना स्थूली भद्र रास। कवि शालीभद्र सूरी की रचना पंच पांडव रास। विजय सेन सूरी की रचना रेवतगिरी रास। सुमति गुणी की रचना नेमिनाथ रास। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास। वज्रसेन सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। सरहप्पा की रचना दोहाकोश, अत्यंत महत्वपूर्ण। चुरंगीनाथ की रचना प्राण सांकली। विद्यापति की रचना पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका। केदार की रचना भट्ट केदार की रचना जयचंद प्रकाश। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी पहेलियां मुकरियां दो सकुने। कवि धनपाल की रचना भविष्यत कथा। राम सिंह की रचना पावड़ा दोआ, ये भी महत्वपूर्ण है राम सिंह की रचना। मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि। हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन। ये राम सिंह, मेरुतुंग, हेमचंद्र, ये तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में आनंद संवत की कल्पना किसने की? मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टोड, श्याम सुंदर दास। ये तीनों क्या मानते हैं? प्रमाणिक। जबकि अप्रमाणिक कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल, श्यामल दास और वुल्लर। और इसको अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को कहा है, क्या कहा है? सुख सुख की संवाद रचना कहा है। पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण समय या भाग कौन सा है? कयामास वध, ये महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के माने जाते हैं आदि कवि।
हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई व दोहा का प्रयोग मिलता है। सरहप्पा की रचना में डॉक्टर राम कुमार वर्मा अमृत खुसरो को मानते हैं। अवधी भाषा का प्रथम कवि। हठ योग साधना। नाथ पंथ में है का अर्थ है सूर्य, ठह का अर्थ है चंद्रमा। ये इस प्रकार हमारे लगभग 160 प्रश्न हो गए। मैं बता रहा हूँ पुनः, भी हमारी हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की तृतीय इकाई का जो प्रथम सेमेस्टर हो रहा है उसकी तृतीय इकाई का अध्ययन हमने किया, जिसका सिलेबस था हमारे पास में आदिकाल, परिस्थितियां, नामकरण, सीमांकन, कवि, रचनाएं, काव्य प्रवृत्तियां और उपलब्धियां। इन सब के प्रश्न हमने किए, लगभग 160 प्रश्नों का अध्ययन किया। और बीए प्रथम वर्ष बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आप इनका अध्ययन कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।